महान सम्राट पोरस को हराकर बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच यह एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? यह यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए लिखा है। पुरु का नाम यूनानी इतिहासकारों ने पोरस लिखा है। इतिहास को निष्पक्ष लिखने वाले प्लूटार्क ने लिखा, सिकंदर सम्राट पूरो के 20,000 की सेना के सामने तो ठहर नहीं पाया। आगे विश्व की महानतम राजधानी मगध के महान सम्राट धनानंद की 3,50,000 की सेना उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी, जिसमें 80,000 घुड़सवार, 80,000 युद्धक रथ तथा 70,000 विध्वंसक हाथी सेना थी। उसके क्रूर सैनिक दुश्मनों के सैनिकों को मुर्गा तीतर जैसा काट देते थे। क्या सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहासों की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। सिकंदर के हमले की कहानी बुनने में पश्चिम देशों को ग्रीक भाषा और संस्कृत से मदद मिली, जो यह कहती है कि सिकंदर का अभियान उन पश्चिम अभियानों से पहला था जो पूरब के बर्बर समाज को सभ्य और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए गए। अजीब लगता है जब भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं। उस पर तो फिल्में भी बनी है जिसमें उसे महान बताया गया, और एक कहावत भी निर्मित की गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वे कहते, जो जीता वही पोरस। लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया था। सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले एवं चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। यूनान के मकदूनिया का यह राजा सिकंदर कभी भी महान नहीं रहा। यूनानी योद्धा सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों की उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तरपा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा वसुस, अपनी धाई का भाई क्लिटोस और परमिनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। क्या एक क्रूर और हत्यारा व्यक्ति महान कहलाने लायक है? गंधार के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया। आम्भी ने भारत के साथ गद्दारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार एरियन लिखते हैं, जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको कोरे लगवाए और उनकी नाक कान कटवा डाले। इतने पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसने अंत में उनकी हत्या करवा दी। उसने अपने गुरु अरस्तु के भतीजे कलास्थनीज को मित्र क्लिटोस को मार डाला था। अपने पिता के मित्र परमिनियन, जिनकी गोद में सिकंदर खेला था, उसने उसको भी मरवा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता था। ऐसा क्रूर सिकंदर अपने क्या महान सम्राट पोरस के प्रति उदार हो सकता था? यदि पोरस हार जाते तो क्या वे जिंदा बचते, और क्या उनका साम्राज्य यूनानियों का साम्राज्य नहीं हो जाता? इतिहास में यह भी लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। हारे हुए सिकंदर का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए यूनानी लेखकों ने यह सारा झूठा जाल रचा। स्ट्रेबो, स्वानबेक आदि विदेशी विद्वानों ने तो कई स्थानों पर इस बात का उल्लेख किया है कि मेगास्थनीज आदि प्राचीन यूनानी लेखकों के विवरण झूठे हैं। ऐसे विवरणों के कारण ही सिकंदर को महान समझा जाने लगा और पोरस को एक हारा हुआ योद्धा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। सिकंदर को हराने के बाद पोरस ने उसे छोड़ दिया था और बाद में चाणक्य के साथ मिलकर उसने मगध पर आक्रमण किया था। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण को भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचाया। जवाहरलाल नेहरू अपने पुस्तक ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, सिकंदर अभिमानी, उदंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। सेंट एंड्रूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी अकेमेनेडिज साम्राज्य के राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती है कि इसे मेरिडियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरक्सस ने और बढ़ाया, लेकिन उसे उस इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। सोचिए, तबाह करने वाले कैसे महान हुआ। उस इंसान सिकंदर को पश्चिमी संस्कृति में सिकंदर महान कहा जाता है।
ऐसा क्यों किया सिकंदर ने? शराब पीने के बाद एक ग्रीक नर्तकी को यह दिखाया गया कि ईरानी शासक जेरक्सस से बदला लेने के लिए उसने एक्रोपोलिस को जला दिया। ईरानी सिकंदर की यह कहकर भी आलोचना करते हैं कि उसने अपने साम्राज्य में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने को बढ़ावा दिया। उसके समय में ईरानियों के प्राचीन धर्म पारसी धर्म के मुख्य उपासना स्थलों पर हमले किए गए। सिकंदर ने ईरान के राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। विजय के उपरांत उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला। महज 32 साल की उम्र में मौत के मुंह में चले जाने वाले सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी राजकुमार माना है। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों अश्वायन एवं अश्वकायन के वीर सेनाओं ने कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मसासागा राज्य में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गई, पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यूनानियों ने मत्स्य राज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गंधार तक्षशिला पर हमला किया। पोरस का साम्राज्य पूर्ववंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। महाराजा पोरस सिंध पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पुरु के इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। इतिहासकार मानते हैं कि पोरस को अपने वीरता और हस्त सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो उसका गंधार तक्षशिला के राजा आंभी ने स्वागत किया और आंभी ने सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। आंभी राजा पोरस को अपना दुश्मन समझता था। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी, लेकिन पोरस ने तब सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः विश्वस्त थे। राजा पोरू के शत्रु लालजी आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पोरस, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गज सेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े। पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था, उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भागाने के हर नागरिक के हठ शक्तिशाली गज सेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला, जिसे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिकों को और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपने विशिष्ट अंगरक्षक एवं अंतः प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति हाथियों पर होने के कारण उन पर कोई खतरा नहीं हो सकता था। राजा की तो बात बहुत दूर है। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकीफाइल्स को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्ध काल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था कि तभी राजा पुरु ठिठक गया। यह डर नहीं था, शायद यह आर्य राजा का छात्र धर्म था। बहरहाल तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से भगा ले गए। सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए अभियान के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। सिकंदर एवं उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा एवं सुरक्षित था। भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 ही रास्ते रहे, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। सिकंदर सनक के आगे तक घुस गया। यहाँ उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यवनी यहीं नष्ट कर दिए जाएंगे।
यह निर्णय पाकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से नहीं भाग पाया जहां से आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा जिस क्षेत्र में प्राचीन छात्र या जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था, जिसे जाट प्रदेश कहते हैं। इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हो गया और उसके अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका जो उसके पक्ष कवच को बींधता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत ही नहीं मारा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश के पश्चिमी सीमा गंधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यवनी इतिहासकारों ने लिखा है कि सिकंदर बेबीलोन में बीमारी से मरा 326 ईस्वी पूर्व, जो अब आधुनिक इराक है। इसके बारे में इतिहासकार क्या लिखते हैं? कर्त्यास लिखता है कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पोरस के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ था। एरियन लिखते हैं कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया था और उसके घोड़े बूसे फिलास को मार डाला। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दल में फंस गए थे। तो कार्तियास लिखते हैं कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चित्कार ने सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे बल्कि बिगड़ कर भाग भी रहे थे। अब सिकंदर ऐसे स्थानों की खोज में लग गया था जहां उसको शरण मिल सके। सिकंदर ने छोटे शास्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पांव में कुचलना शुरू कर दिया। वह आगे लिखता है कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य यह था कि यह मजबूत कद वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपने सूंड से पकड़ कर लेता एवं उनके महावत को सौंप देता और वह उसके सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता और युद्ध चलता ही रहता। इसी प्रकार इतिहासकार दियोदोरस लिखते हैं कि हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने सारे यूनानी सैनिक को चूर चूर कर दिए। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.W. बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई के आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अंततः उसे युद्ध बंद करने के पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। संभव है कि वैज्ञानिकों ने 2000 वर्ष पुरानी पहेली सुलझा ली है, जिससे मकदूनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रहस्यमय मौत हुई थी। ओटेगो यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइंटजन सेंटर के डायरेक्टर लियो सेप का मानना है कि हो सकता है कि गैर हानिकर दिखने वाले एक पौधे से बनी जहरीली शराब ने सिकंदर की मौत हुई, जिसमें 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसके जश्न के दौरान गुप्त तरीके से हत्या कर दी गई थी। सेप गत 10 वर्षों से जहरीले सबूत के बारे में अनुसंधान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्सेनिक और स्ट्रिक्निन के जहर के सिद्धांत हास्यास्पद हैं। अध्ययन के नतीजे टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए। सिकंदर बोला कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज मरने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरा ये कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोने चांदी बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत में से बाहर दिखाई देने चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, सिकंदर और पोरस की अगर ये कहानी अच्छी लगे तो भर भर के लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।